Hello students, it is the class of 11th class. You know that grammar portion for teaching you has been allotted to me, and in the previous classes we were studying, we were reading narration chapter. In this chapter we studied how to change assertive sentences into indirect narration, how to change interrogative sentences into indirect narration, and now this is the class for the study of the third portion of narration chapter. Its name is how to change imperative sentences into indirect narration. First of all, you must know what kind of imperative sentences. I have uploaded the translation of imperative sentences on my YouTube channel. You must watch it. And after watching you will know that there are three kinds of imperative sentences. First is known order, that will be in affirmative form and in negative form, and second portion is known as request, that will also be in affirmative form and negative form, and the third portion is known as the sentences with the word let plus us, let plus me, let plus third person. So in this video, this is the first part of imperative sentences in which we will study. अर्थात कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि आज हम लोग थर्ड पार्ट में ऑर्डर वाले सेंटेंस का और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का अध्ययन करेंगे, और थर्ड पार्ट में आपको लेट वाले सेंटेंस का नरेशन बताऊंगा, इनडायरेक्ट नरेशन बताऊंगा। तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग का जो पहला कदम होता है वो होता है सेड या सेड टू को बदलना। अर्थात जब आपको सेंटेंस दिया जाएगा तो आप सबसे पहले उस सेंटेंस को पहचानेंगे कि किस प्रकार का सेंटेंस है, तब आप रूल को अप्लाई करेंगे। असर्टिव होगा तो असर्टिव का रूल, इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव का रूल, और यदि इंपरेटिव होगा तो इंपरेटिव का रूल। उसमें भी काइंड्स हैं, उसमें आपको काइंड्स भी पहचानना पड़ेगा। तो यदि सीधे सीधे वर्ब आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, तो क्या करेंगे? मैंने इस ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, देखिए। यानी कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आवे तो सेड या सेड टू को हम बदल देंगे ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में, आस्क्ड में, एडवाइज्ड में, सजेस्टेड में आदि। टोल्ड में भी कभी कभी बदला जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस आपको इसमें दिए जाएंगे उस सेंटेंस के आप सेंस को पहचानेंगे, भाव को पहचानेंगे कि किस प्रकार का सेंटेंस दिया गया, ऑर्डर वाला है या फिर कमांड वाला है। अर्थात जनरली हम सभी लोग ये जानते हैं कि यदि LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ATC उदाहरण दे दिया जाए, ये रूल दे दिया जाए, तो हम समझते हैं कि ऑर्डर वाला सेंटेंस है। नहीं विद्यार्थियों, जैसे आप मान लीजिए, याद है, मैं बताना चाहूंगा, स्टैंड अप, ये रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, या फिर दूसरा वाक्य आ जाए लव योर कंट्री। ये दो प्रकार के सेंटेंस है, लेकिन दोनों प्रकार का सेंटेंस अलग अलग है। ये आपका ऑर्डर वाला सेंटेंस है, लेकिन ये है या इंपरेटिव ही, लेकिन ये ऑर्डर वाला सेंटेंस नहीं है। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी गार्जियन या कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं कह सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता है कि अपने देश से प्रेम करो। यहाँ पर वो आपको एडवाइस कर सकता है, किसी काम को करने के लिए करने के लिए कह सकता है। मतलब ये जो लव योर कंट्री है वो ऑर्डर नहीं है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? आस्क्ड लिखेंगे। तो मैं इसको फिर से समझा रहा हूं आपको। यदि ऑर्डर का बोध होता है तो ऑर्डर्ड लिखेंगे या कमांडेड लिखेंगे, और यदि रिक्वेस्ट वाला है, प्लीज वाला आता है, तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे। और यदि उससे न तो ऑर्डर पता चलता है न रिक्वेस्ट पता चलता है तो हम क्या लिखेंगे? आस्क्ड लिखेंगे। जनरली हम लोग जानते हैं कि आस्क सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। आस्क का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए कहना। जैसे मान लीजिए
आपके मित्र ने कहा कि अपनी किताब मुझे दो, तो क्या आपके मित्र ने आपको आज्ञा दिया? क्या आपके मित्र ने आपको रिक्वेस्ट किया? नहीं, इस वाक्य से रिक्वेस्ट का पता नहीं चलता है। यानी उसने कहा कि किताब मुझे अपना दो, अर्थात उसने यह कार्य करने के लिए आपसे कहा, यानी कि यही आस्क है। इसी सेंस को आपको समझना है। और यदि जैसे अपने पाठ को याद करो, मेहनत से काम करो, मन लगा कर पढ़ो, यह ऑर्डर भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, कमांड भी नहीं है, यह क्या है? या तो सजेशन है या फिर एडवाइस है। या तो एडवाइस लिखेंगे या सजेस्टेड लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लिख देंगे, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ऐसे फिर आपका आता है दूसरा स्टेप। सेड या सेड टू को हमने बदल लिया। दूसरा स्टेप है कामा तथा इन्वर्टेड कामा के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन लिखना। तो इसमें हम कंजंक्शन कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पे हम क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमने जाना सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, कमांडेड या रिक्वेस्टेड या आस्क्ड या सजेस्टेड या एडवाइज्ड में बदलते हैं। और दूसरा स्टेप जो है वो क्या है? कामा इन्वर्टेड कामा के लिए टू का प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर सेड टू दी बॉयज सॉल्व your questions. He said to him, obey the rules my father said to me learn your lessons now। ये देखिए तीन वाक्य। ये देखिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखिए सॉल्व योर क्वेश्चंस, टीचर कह रहा है, अर्थात यहां पर आज्ञा दे रहा है। लेकिन यही टीचर का, द टीचर सेड टू द बॉयज लव योर कंट्री, ओबे योर पेरेंट्स। तो यह वह आज्ञा नहीं दे रहे हैं टीचर महोदय, या आपको या तो एडवाइज कह रहे हैं या फिर आस्क कर रहे हैं, क्योंकि यह ऑर्डर नहीं होता है और टीचर हमेशा आपको ऑर्डर नहीं कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? द टीचर। अब देखिए एक सॉल्व यानी ऑर्डर्ड या कमांडेड, यहां ऑर्डर्ड ही लिखना बेहतर है, या कमांडेड ना लिखिए। ऑर्डर्ड द बॉयज, ऑर्डर्ड द बॉयज, कमांडेड कामा के लिए टू। अब उसके बाद से पूरा उतार देंगे। सॉल्व और योर को बदलेंगे किसके अनुसार? बॉयज के अनुसार। देयर क्वेश्चंस, देयर क्वेश्चंस। अब कहेंगे अरे देयर कैसे हो गया? आई यू नो वेरी वेल दैट योर इज second person and this second person has come for the boys, and this second person will be changed according to the object of the reporting speech. And what is the object? The boys. The boys in third form, in third person, and the object, the possessive case will be there. So there will be written at the place of your. अगला देखते हैं। he, ध्यान देखिए obey the rules, ये भी ordered है। He ordered him to obey the rules, the rules। इसके बाद से माई फादर सेड टू मी लर्न योर लेसन्स। क्या कहेंगे यहां पे? लर्न मतलब अपना पाठ याद करो। आप यदि इसको ऑर्डर मानते हैं तो ऑर्डर भी लिख सकते हैं, यदि आप इसको एडवाइज मानते हैं तो एडवाइज भी मान सकते हैं। मैं इसको एडवाइज मान रहा हूं। एडवाइज मी टू लर्न माई लेसन नाउ का देन, ऐसे।
ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स रहे, मैं और भी कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। The man said, "Please help me." She said to her, "Kindly tell me your name." The boy said, "Sir, repeat your क्वेश्चन। 3 वाक्य देखिए, यहां पर प्लीज आया है, काइंडली आया है, सर आया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर या मैडम। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में आता है तो हम रिस्पेक्टफुल्ली, पोलाइटली, हम्बली लिखते हैं, लेकिन यही सर, मैडम, काइंडली या प्लीज यदि इंपरेटिव सेंटेंस में आता है तो हम सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। बाकी रिस्पेक्टफुल्ली या पोलाइटली या हम्बली इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि रिक्वेस्ट उसमें हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? द मैन रिक्वेस्टेड, प्लीज हट जाएगा, टू हेल्प हिम, मी बदल जाएगा मैन के अनुसार। अरे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बदलेंगे किसके अनुसार? रिपोर्टिंग सॉरी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलेंगे? रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? मैन, और ये क्या है? पुरुष है, यानी कि इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। अब देखिए यहां पे सी रिक्वेस्टेड टू टेल हर। अब ध्यान दीजिएगा, ये मी और ये योर, ये फर्स्ट पर्सन है तो बदलें किसके अनुसार? सी के अनुसार। तो सी के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर होगा, और ये योर किसके लिए आया? हर के लिए आया है, इसलिए यहां पर ये फिर से हर 2 बार हो जाएगा, हर नेम। ऐसे। अब द बॉय, फिर से रिक्वेस्ट, द बॉय रिक्वेस्टेड टू रिपीट योर को बदलें किसके अनुसार? या तो टीचर होंगी या टीचर होंगे। तो यदि आप यहां मानते हैं थर्ड पर्सन तो क्या हो जाएगा? हिज या हर, हिज या हर क्वेश्चन, या हिज या हर क्वेश्चन दोनों हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहे हैं वह जेंट्स भी हो सकते हैं और लेडी भी हो सकते हैं। तो जेंट्स यदि है तो हिज, और यदि लेडी है तो हर, दोनों सही है। और मैं कुछ बताता हूं, उसको आप देखिए। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब आप लोग टू का प्रयोग इन्वर्टेड कामा के लिए कर रहे हैं तो उसके जस्ट आगे वर्ब लिख रहे हैं, यानी कि 2 + V1 2 + V1 2 + V1 2 + V1 हर जगह हो रहा है। और यह हर पूरे इसमें ऑर्डर वाले रिक्वेस्ट वाले वाक्य में लगभग हर जगह यह होगा ही होगा। अर्थात यह नॉन फाइनाइट वर्ब का जो पहला रूप है, जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, जिसको हम 2 + V1 बोलते हैं, वो वाला रूप यह ग्रहण कर लेता है। जैसे आप मान लीजिए कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट वाला वाक्य भी आता है। डू नॉट वाले वाक्य कैसे बनाएंगे? जैसे राजेश said
to his friend, do not talk to me now. Do not talk to me now. I said to him, do not disturb my friend. अर्थात डू नॉट वाला मैं इसको पहले सॉल्व करता हूं। राजेश फॉरवर्ड हिज फ्रेंड टू talk to him then. I forbade him to disturb my friend. ध्यान दीजिए क्या किया आपने, यहां सेट टू को किस में बदला है, फॉरबेड में। फॉरबीड, फॉरबेड, फॉरबिडन, फॉरबीड, फॉरबेड, फॉरबिडन, मतलब फॉरबेड का मतलब होता है मना किया। क्या किया, मना किया। अर्थात यदि वाक्य डू नॉट वाला हो तो हम सेड या सेड टू को फॉरबेड में बदल देते हैं और डू नॉट को हटा देते हैं, क्योंकि फॉरबेड का मतलब ही होता है मना करना और डू नॉट का मतलब ही होता है मना करना। इसलिए डू नॉट को हम हटा देंगे और फॉरबेड में बदल देंगे सेड या सेड टू को। और कामा इनवर्ट कामा के लिए हम एज यूजुअल पहले की ही तरह टू का प्रयोग कर देंगे और उसके साथ वर्ब को हम जोड़ देंगे। देखिए हमने यहां सेड टू किसमें बदला है, फॉरबेड में बदला है। कामा इनवर्ट कामा के लिए टू लिखा है और डू नॉट को हमने हटा दिया है। देखिए यहां पर भी हमने डू नॉट को हटा दिया है, टू को वर्ब के साथ जोड़ दिया है। अब देखिए एक उदाहरण और देखिए, जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज डू नॉट लीव विथ दैट पर्सन। अब आप सोच रहे हैं अरे अभी तक तो डू नॉट के लिए सर ने बताया कि फॉरवर्ड लिखते हैं, लेकिन जब प्लीज और डू नॉट दोनों साथ आवे तब हम फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, आप जानते हैं कि यदि प्लीज आवे तो हम रिक्वेस्ट, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, और प्लीज हट जाएगा, डू नॉट हट जाएगा, रिक्वेस्टेड मी इसमें डू हटेगा, नॉट नहीं हटेगा, नॉट टू लीव विथ दैट पर्सन। ध्यान दीजिएगा, ये नॉट प्लस टू प्लस V1, यानी आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि टू नॉट लीव नहीं, नॉट टू प्लस V1। इसका फॉर्म क्या होगा, कामा एंड कामा के लिए जब डू नॉट और प्लीज दोनों आएगा तो नॉट प्लस टू प्लस V1 ऐसे, यानी कि पहले हम कामा एंड कामा की जगह पर नॉट लिख देंगे, फिर टू लिख देंगे और जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे और बाकी जो हम बदल रहे थे उसको हम चेंज कर देंगे। अब अगला उदाहरण देखिए, ध्यान दीजिएगा, माई टीचर said to us
ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑलवेज या नेवर प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में यदि ऑलवेज या नेवर आता है तो हमेशा सेड या सेड टू को हम एडवाइज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। तो माई टीचर एडवाइज्ड अस टू, नहीं, एडवाइज अस ऑलवेज टू बी पॉजिटिव। देख रहे हैं, यानी कि कामा और कामा के लिए नियम के अनुसार तो टू यहां लिखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यह आपके भले बोर्ड एग्जाम में ना आवे, लेकिन कंपटीशन वगैरह में यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जनरली बच्चे क्या समझते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है तो कामा और कामा टू लिख दो, तो हो के जाता है टू प्लस ऑलवेज या नेवर प्लस B1 हो जाता है, तो यह गलत हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, टू प्लस ऑलवेज या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। देखिए गलत हो गया, यानी टू के साथ V1 नहीं आया, तो हमको करना क्या है, इसी ऑलवेज या नेवर के आगे यहां पर टू लिख देना है। तो यह वाक्य, यानी कि इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑलवेज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC हो जाएगा। यानी कि यदि ऑलवेज या नेवर आता है तो हम ऑलवेज या नेवर के ठीक आगे टू लिखते हैं और उसके साथ हम वर्ब को उसके आगे जोड़ देते हैं, तो यह रूप सही हो जाता है और यह हो जाता है। ये एक हो गया। अब ध्यान दीजिए, एक नियम और जान लीजिए। द हस्बैंड said to her wife Usha, bring me a glass of water। ध्यान दे रहे हैं, ये नाम आया है, यानी कभी कभी जैसा कि मैं बताया वोकेटिव केस में कभी कभी कोई नाम भी रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है। वह असर्टिव में भी आ सकता है, इंट्रोगेटिव में भी आ सकता है और इंपरेटिव में भी आ सकता है और दूसरे किसी सेंटेंस में भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। द हस्बैंड क्या हो जाएगा, ब्रिंग मी, आस्क्ड, या किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा है, आस्क्ड हर वाइफ उषा, आस्क्ड हर वाइफ उषा टू ब्रिंग मी, किसके अनुसार, हस्बैंड के अनुसार, हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव वाले सेंटेंस में कभी कभी कोई नाम आ जाए तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहां पर हर वाइफ है तो हर वाइफ के साथ हम उषा जोड़ देंगे। यदि हर वाइफ नहीं रहता तो हम यहां द हस्बैंड आस्क्ड उषा टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे भी हो जाता। तो आज आपने पढ़ा ऑर्डर वाले और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट होगा इंपरेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेट वाले, क्योंकि लेट में भी तीन होते हैं, लेट के साथ अस आता है तब क्या करते हैं, लेट के साथ मी आता है तब क्या करते हैं, और लेट के साथ थर्ड पर्सन आता है तो क्या करते हैं, उसको मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।